स्वागत है आपका डेली ऑनलाइन न्यूज में। दोस्तों, आज 7 जून की 10 बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। दो तिहाई श्रमिक शहरों में फंसे। कोरोना महामारी देश के अलग अलग इलाके में अभी भी करीब 2 तिहाई प्रवासी मजदूर फंसे हुए हैं। पैसे खत्म होने के कारण मजदूर अपने गांव से उधार मांग रहे हैं। इसमें यूपी, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों से जुड़े मजदूर ज़्यादा परेशान हैं। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी प्रोफेसर और स्टैंडर्ड वर्कर्स एक्शन नेटवर्क यानी स्वान के साझा सर्वे में ये बात सामने आई है। यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर राजेंद्र नारायण ने हिंदुस्तान को बताया कि दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, लुधियाना, मुंबई, सूरत, गोवा, कोयम्बटूर, बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों में फंसे मजदूरों से फ़ोन पर हुई बातचीत से पता चला कि लोग बड़ी समूहों में फंसे हुए हैं। सर्वे रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में प्रवासी मजदूरों के हालत पर हो रही सुनवाई का भी हिस्सा है। नारायण ने कहा कि 15 मई से 1 जून के बीच हुए सर्वे के मुताबिक 67% लोग फंसे हुए। इनमें से आधे तुरंत घर जाना चाहते हैं। पैसे के अभाव में वापस घर पहुंचने के लिए वे लोग गांव से उधार मांगने के लिए विवश हैं। सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक इनमें से करीब 50% लोगों ने 2 से 5,000 रुपये, 16% लोगों ने 5 से 8,000 रुपये और करीब 15% लोगों ने 8,000 से भी ज़्यादा उधार लिए हैं। सर्वे में पूरे लॉकडाउन के दौरान करीब 34,000 लोगों से बात की गई है। 80% श्रमिकों तक नहीं पहुंचा है सरकारी राशन। सरकार के सभी विभाग अब कॉमन वेबसाइट पर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की ओर से बनाई गई राज्य सरकार की नई कॉमन इंटीग्रेटेड वेबसाइट state.bihar.gov.in का लोकार्पण किया। इन पर सभी विभागों की सूचनाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर देखा जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी सूचनाएं एक जगह एकत्रित होने से लोगों को जानकारी मिलने में सुविधा होगी। सभी विभागों के कार्यकलापों की अद्यतन जानकारी और सूचनाएं एक साथ मिल सकेंगे। सूचना और जनसंपर्क विभाग को दी बधाई। मुख्यमंत्री ने इस पहल की सराहना करते हुए सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को बधाई दी है। कहा कि सभी विभाग का वेबसाइट का उपयोग करें एवं अपने विभाग से संबंधित सूचनाओं को इस पर नियमित रूप से अपडेट करें। राज्य सरकार की नई कॉमन इंटीग्रेटेड वेबसाइटों पर सूचनाओं का अपडेशन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग एवं संबंधित विभाग दोनों द्वारा किए जा सकेगा। यह एक डायनामिक वेबसाइट है। इससे अन्य किसी पर किसी प्रकार की निर्भरता नहीं रहेगी। मौके पर उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री विनोद नारायण झा, जल संसाधन मंत्री संजय झा, आपदा प्रबंधन मंत्री लक्ष्मेश्वर राय, मुख्य सचिव दीपक कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव चंचल कुमार, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय सिंह कुमावत, मुख्यमंत्री के सचिव मनीष कुमार वर्मा, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार, निदेशक प्रदीप झा एवं मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह उपस्थित। HIV और हेपेटाइटिस की जांच अब 45 मिनट में होगी। IGIMS में अब HIV एड्स और हेपेटाइटिस B व C की जांच रिपोर्ट आने में 24 घंटे का समय नहीं लगेगा। मात्र 45 मिनट में जांच कराने वालों को इसका रिपोर्ट मिल जाएगा। यह अब अस्पताल के आधुनिक लैब के जरिए संभव होगा। शनिवार को अस्पताल के माइक्रोबायोलॉजी विभाग में नई जांच मशीन, RNA एक्सट्रैक्शन मशीन और मॉलिक्यूलर जेनेटिक लैब का इलेक्ट्रॉनिक उद्घाटन हुआ। उद्घाटन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया। साथ ही 100 बेड के गर्ल हॉस्टल का भी शिलान्यास किया गया। मौके पर विधायक संजीव चौरसिया, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव उदय कुमार सिंह कुमावत और भी प्रमुख पदाधिकारी मौजूद रहे। अस्पताल अधीक्षक ने बताया कि इस मशीन में फिल्म RA टॉर्च, कोबास 480, कोबास जेड, लाइट साइक्लर, मोल्डी TOF मशीन, मैग्नस प्योर 96 आदि मशीनें इंस्टॉल है। फिल्म RA टॉर्च PCR से हेपेटाइटिस B और HIV की जांच होगी। कोबास 480 से बैक्टीरिया, विविड और फंगस को कुछ घंटों में अलग किया जा सकेगा। वहीं कोबास जेड लाइट साइक्लर रियल टाइम PCR है जो 1 घंटे में कोरोना जांच कर सकेगा। माल्डी TOF मशीन से बैक्टीरिया, वायरस, माइकोबैक्टीरियम
डिसइंफेक्शन का काम करेगी। इससे टीबी, इन्फ्लाइटिस, मेनिंजाइटिस अलावा ब्रेन, स्पाइनल कोड और छाती के संक्रमण का पता चल सकेगा। मैग्नस वेव 96 ऑटोमेटेड आरएनए एक्सट्रैक्शन मशीन से कोरोना की जांच 1 घंटे में हो सकेगी। इसमें एक साथ 96 सैंपल की जांच ऑटोमेटिक तरीके से होगी। 1 माह तक सफाई कर्मी नहीं हटेंगे। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के 142 स्थानीय निकायों के 25,000 स्वास्थ्य कर्मी को हटाने के सरकारी आदेश को चुनौती देने वाली अर्जी पर सुनवाई की। हालांकि राज्य सरकार की ओर से अभी हलफनामा दाखिल नहीं किए जाने के कारण कोर्ट के मामले पर सुनवाई 1 माह के लिए टाल दी गई है। साथ ही इस मामले के लिए दिए गए अंतिम आदेश को भी 1 माह तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे में सफाई कर्मी अगले माह तक अपने पद पर बने रहेंगे। न्यायमूर्ति राजीव रंजन प्रसाद की एकल पीठ ने बिहार स्टेट लोकल बॉडीज फेडरेशन की ओर से दायर रिट याचिका की सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। सूबे के 142 स्थानीय निकायों में कार्यरत सफाई कर्मी को हटाने की राज्य सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने 30 मार्च को यथास्थित स्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था। साथ ही राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया था, मगर राज्य सरकार की ओर से जवाबी हलफनामा दायर नहीं किया जा सका। बिहार में 11 से 13 के बीच प्रवेश कर सकता है मानसून। इस बार 11 से 13 जून के बीच मानसून के बिहार में प्रवेश करने की स्थिति बनी हुई है। प्री मानसून में अब तक हुई अच्छी बारिश और केरल में अपने तय समय 1 जून को मानसून के प्रवेश के बाद उस हिस्से में हो रही है अच्छी बरसात से इसकी उम्मीद जगी है। पूर्व में बिहार में मानसून के प्रवेश करने की तिथि 12 जून निर्धारित थी, लेकिन लगातार पिछले कई वर्षों से इसके विलंब से आने के बाद मौसम विभाग ने इसके बिहार आने में समय आगे खिसकाकर 16 जून किया था। लेकिन प्री मानसून के महीने मार्च, अप्रैल, मई और हुई ठीक ठाक बारिश और अनुकूल परिस्थितियों से यह अनुमान है कि 11 से 13 जून के बीच मानसून बिहार पहुंच जाएगा। 8 जून को एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है जो 9 जून को ओडिशा के तटीय इलाके में बारिश कराएगा। इसका प्रभाव बिहार पर 11 से 13 के बीच पड़ेगा। यहाँ बरसात की शुरुआत होगी। 20 जून तक पूरे बिहार में एक बार अच्छी बारिश होगी। भोजपुर के अनिल बने ब्रिक्स बैंक के उपाध्यक्ष। भोजपुर के अनिल किशोर ब्रिक्स बैंक के उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। वह यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने वाले पहले भारतीय हैं। वे मूल रूप से गढ़हनी प्रखंड के बालबांध निवासी हैं। आरा के HD जैन कॉलेज में उनके पिता केशव प्रसाद राय अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा सेमराव स्कूल में ही हुई है। वर्ष 1976 में आरा के जिला स्कूल से मैट्रिक की परीक्षा पास की, जबकि HD जैन कॉलेज से अंग्रेजी विषय से स्नातक किया। वर्ष 1981 में इलाहाबाद बैंक के PO के पद पर चयन हुआ। उसके बाद उन्होंने 2 दिसंबर 1982 को SBI में PO के रूप में ज्वाइन किया। SBI में 38 वर्षों की सेवा के बाद मई माह में रिटायर हुए। अनिल किशोर ने SBI उप प्रबंधक निदेशक और मुख्य जोखिम का पद संभाला। 38 साल के कैरियर में उन्होंने SBI में मानव संसाधन, लोन और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग के विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य किए। जून 2009 से दिसंबर 2014 तक बैंक के सिंगापुर प्रमुखों का कंट्री हेड और CEO के रूप में नेतृत्व किया। केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षक व कर्मियों के हजारों पद रिक्त। देश के केंद्रीय विद्यालयों में शिक्षकों, लाइब्रेरियन और नॉन टीचिंग स्टाफ के हजारों पद रिक्त हैं। इन पदों पर नियुक्ति नहीं हुई है। इस वजह से 10,000 से अधिक पद खाली पड़े हैं। वहीं नॉन टीचिंग के 4,500 पद रिक्त हैं। इसका खुलासा RTI से हुआ है। देश भर के सभी केंद्रीय विद्यालयों में सीटों की संख्या का पता चल गया। 1 जनवरी 2020 तक विभिन्न पदों पर 10,000 से अधिक सीटें केंद्रीय विद्यालयों में खाली पड़ी थी। मई तक इसकी संख्या में कुछ और बढ़ोतरी हुई है। यह जानकारी केंद्रीय विद्यालय संगठन ने दीपांकर गौरव द्वारा RTI के तहत मांगी गई सूचना में दी गई है। RTI के जवाब में केंद्रीय विद्यालय संगठन के सहायक आयुक्त विमलेश कुमार सिंह ने बताया कि विभिन्न पदों पर 54,496 सीटों के विरुद्ध 49,346 सीटें ही भरी हैं। शेष 10,150 सीटें रिक्त पड़ी हैं। केंद्रीय विद्यालयों में प्रिंसिपल, हेडमास्टरों की कुल संख्या 554 सीटें रिक्त हैं। इसी प्रकार विभिन्न विषयों में PGT के 926 सीटें खाली हैं, जिसमें स्नातक
के साथ बीएड कर चुके छात्रों की बहाली की जा सकती है। वहीं टीजीटी की 1698 शिक्षकों की सीटें खाली है। वहीं लाइब्रेरियन की सीटें भी काफ़ी संख्या में रिक्त पड़ी हैं। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए केंद्रीय विद्यालय में बड़ा अवसर है। केंद्रीय विद्यालयों में गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की भी बड़ी संख्या में पद खाली पड़े हैं। 1 फरवरी 2020 तक नॉन टीचिंग स्टाफ के 4781 पद रिक्त पड़े थे। हैकरों ने कोऑपरेटिव बैंक के खाते से 1.5 करोड़ उड़ाया। साइबर अपराधियों ने धनबाद कोऑपरेटिव बैंक के चालू खातों से 1.55 करोड़ रुपए उड़ा लिए। खाता एक्सिस बैंक में है। अपराधियों ने एक्सिस बैंक का सिस्टम हैक कर देश के 19 खातों से यह रकम भेजी है। इस संबंध में कोऑपरेटिव बैंक के मुख्य तकनीकी अधिकारी रमन श्रीवास्तव ने साइबर थाना में शिकायत की है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शिकायत में कहा गया है कि 29 और 30 मई को कोऑपरेटिव बैंक में चालू खाते से विभिन्न खातों में आरटीजीएस से पैसे ट्रांसफ़र हुए, जिसमें एक बार में 4.25 लाख से 10 लाख रुपए तक ट्रांसफ़र हुए हैं। भनक लगने के तुरंत बाद कोऑपरेटिव बैंक ने एक्सिस बैंक को जानकारी दी। सीटीओ ने पुलिस को बताया कि बैंक की ऑनलाइन एंट्री के आधार पर एक्सिस बैंक संबंधित खाते में आरटीजीएस करता है। 30 मई को अनधिकृत आरटीजीएस की जानकारी मिली। ये 19 एंट्री को कोऑपरेटिव बैंक की ओर से नहीं की गई थी। इधर एक्सिस बैंक का कहना है कि एंट्री के आधार पर भुगतान होता है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कोऑपरेटिव बैंक ने पूर्व में की गई एंट्री में कई नंबर को छोड़कर आगे के नंबरों में एंट्री की है। जिन खातों में भेजी रकम वहां से भी पैसे ट्रांसफ़र। अपराधियों ने जिन खातों में रुपए भेजे उन खातों से कुछ नगद निकासी हुई और बाकी नेट बैंकिंग के जरिए छोटे छोटे किस्तों में दूसरे खातों में ट्रांसफ़र करा दिए गए। 19 खातों में सिर्फ यह खाते में करीब 6 लाख रुपए की राशि बची है, जिसे फ्रीज करा दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।